लोकसभा चुनाव में अब मामला काफी आगे निकल चुका है। छठे चरण का चुनाव है और छठे चरण में बिहार में 8 सीटों पर चुनाव होना है। वैसी स्थिति में क्या हाल है, किस तरह का समीकरण है बिहार की इन 8 सीटों पर, हम उसकी बात करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में 8 सीटों पर छठे चरण में वोट डाले जाने हैं। कई सारे चर्चित सीट हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, चाहे शिवहर सीट हो या फिर वैशाली की सीट। उसके अलावा आपको बता दें, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली और शिवहर, ये जो 8 सीटें हैं वहां पर चुनाव होना है, वोट डाले जाने हैं और महाराजगंज में भी वोट होंगे। तो वैसी स्थिति में इन 8 सीटों पर क्या समीकरण है, क्या कुछ कहता है डाटा और आंकड़ा, क्या जातीय समीकरण है, हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शिवहर चलते हैं और शिवहर की बात करते हैं, क्योंकि शिवहर में काफी चर्चा हुई है। शिवहर की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल शिवहर में जो मुकाबला है बड़ा ही दिलचस्प है। शिवहर में जिस तरह से रितु जायसवाल जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं, जबरदस्त टक्कर दे रही हैं एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद को। जी हां, लवली आनंद बनाम रितु जायसवाल की जो लड़ाई है वो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला शिवहर में देखने को मिल रहा है। यानी एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की सीधी सीधी लड़ाई शिवहर में है। बाजी किसके हाथ में आएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मुकाबला यहाँ सबसे ज़्यादा टफ है। रितु जायसवाल अगर कहा जाए अपने ओजस्वी भाषणों से, अपने तेवर से लोगों का दिल जीत रही हैं और उसके अलावा उन्हें तेजस्वी यादव का पूरा समर्थन मिला। तेजस्वी यादव ही नहीं, पूरी आरजेडी उनके समर्थन में चुनाव प्रचार में मैदान में उतर गई। तो वैसी स्थिति में रितु जायसवाल का पलड़ा काफ़ी भारी है। और सबसे बड़ी बात, शिवहर का जो जातीय समीकरण है वो रितु जायसवाल के पक्ष में बैठता है। जी हाँ, शिवहर में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा वैश्य समाज के लोग हैं यहाँ पर, लगभग 25% उनकी आबादी है। और ऐसे में अगर वैश्यों का साथ रितु जायसवाल को मिल गया तो उनकी बल्ले बल्ले है। उसके अलावा अगर तेजस्वी यादव का यानी आरजेडी का माई समीकरण है, माई समीकरण में अगर माई समीकरण पूरी तरह से साथ नज़र आ रहा है, और उसके अलावा जो वैश्य समाज का जो वोट है, अगर वो पीएम मोदी के नाम पर एनडीए गठबंधन की ओर जाता भी है, उसमें सेंधमारी कहा जाए कि अगर करती है आरजेडी, रितु जायसवाल जो कैंडिडेट हैं आरजेडी की, तो वैसी स्थिति में बड़ा खेल शिवहर में हो सकता है। तो शिवहर का मुकाबला सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। शिवहर की बात करें, अगर शिवहर का थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी बता दें कि आपको, शिवहर बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है और बिहार में यहाँ के लोग जो है, अगर कहें कि शिवहर में लोकसभा में जुड़े गांव में जाएंगे तो लोगों को लग रहा है कि सड़क बन गई है, बिजली आ गई है, तो काफ़ी विकास हो गया है। वो विकास की नई धारा से काफ़ी अछूते हैं। यानी शिवहर जो है बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है। अगर हम आपको कहें, शिवहर में रेल की पटरी अब तक नहीं पहुंची है। वर्षों से इसकी कोशिश हो रही है, शिलान्यास हो रहे हैं, लेकिन ज़मीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में ये तो मुद्दा है ही है। रीगा चीनी मिल जो बंद पड़ी है और कोई बड़ा शिक्षण संस्थान यहाँ नहीं है शिवहर में। तो शिवहर जो है, शिवहर का इलाका जो रघुनाथ झा का कहें कि रघुनाथ झा ने शिवहर को जिला बनवाया था, यहाँ के कद्दावर नेता हुआ करते थे। और शिवहर लोकसभा में उद्योग नहीं है, नतीजा जो है पलायन खूब हो रहा है। बागमती और ललबकिया नदी पर पुल चाहिए, लोग इसके लिए आंदोलन लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन लोग मजबूर होकर नदी से आ जा रहे हैं। तो शिवहर में अगर कहा जाए कि शिवहर में जो है, शिवहर के विधायक हैं आनंद मोहन के जो बेटे हैं चेतन आनंद, जिनकी मां लवली आनंद मैदान में है, एनडीए उम्मीदवार हैं, तो उनसे काफ़ी उम्मीद था। वो आरजेडी से चुने गए थे, लेकिन बाद में फिर जेडीयू के खेमे में चले आए और उनकी जो मां है यानी जो लवली आनंद, उन्हें टिकट दिया गया। तो ये बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा एक बात की और भी चर्चा है मैदान में, जिस तरह से लवली आनंद जो आनंद मोहन की पत्नी हैं और आनंद मोहन कृष्णैया हत्याकांड में
लंबी आजीवन जो कारावास की सज़ा काटकर बाहर निकले हैं, और उसके बाद इसकी चर्चा जो है रितु जायसवाल हर जगह करती हैं कि एक आईएएस बनाम, एक आईएएस की पत्नी बनाम एक आईएएस के हत्यारे की ये लड़ाई है। तो खैर ये जो है मुद्दा काफ़ी वहाँ पर गर्म है चुनाव के बीच में। और जिस तरह से यहाँ जो विकास के दौर में काफ़ी पीछे है शिवहर, वैसी स्थिति में रितु जायसवाल ने दावा किया है कि वो शिवहर का विकास करेंगी। और पिछली अगर कहा जाए एनडीए से यहाँ पर शिवहर से सांसद थी रमा देवी, लेकिन उनके कार्यकाल में अगर कहा जाए लोग मुंह ताकते ही रह गए, विकास नहीं हो सका। तो ऐसी स्थिति में एनडीए के खिलाफ लोग में कुछ गुस्सा भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा, क्या होगा शिवहर के अंदर, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मुकाबला जो है बिल्कुल आमने सामने का है, और मुकाबला बिल्कुल आर पार का है। अब इस आर पार के मुकाबले में आखिरी बाजी किसके हाथ में होगी, ये बड़ा सवाल है। तो शिवहर का समीकरण ये कुछ कह रहा है कि मुकाबला यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प है। हालांकि रितु जायसवाल जो अगर कहा जाए कि बतौर कैंडिडेट काफ़ी ऊपर चल रही हैं अगर कहा जाए दूसरों के मुकाबले, लेकिन अगर पार्टी के समीकरण की बात करें और जातीय समीकरणों को अगर सब कुछ ले देकर चले साथ में, तो वैसी स्थिति में एनडीए जो है वो भी मुकाबले में है। तो वैसी स्थिति में अब आगे क्या होगा, ये तो मुकाबला जो 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो ही पता चलेगा। शिवहर से निकलते हैं, आगे चलते हैं सिवान की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सिवान में भी मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। दिलचस्प मुकाबले की पहले चर्चा कर ले, उसके बाद जहाँ सीधा सीधा मुकाबला है वहाँ पर सीधी सीधी बात करेंगे। तो सिवान की बात करें अगर, तो सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला है। स्पष्ट तौर पर एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन के मुकाबले को दिलचस्प बना रही हैं हिना साहब मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी, जो मैदान में एक बार फिर उतरी हैं। पिछली बार तो वो आरजेडी के टिकट पर उतरी थी। लास्ट तक अगर कहा जाए आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहा कि कौन यहाँ से उम्मीदवार होगा। तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो गई, लेकिन हिना साहब की वजह से ये लिस्ट रोक दी गई थी सिवान की। अवध बिहारी चौधरी को हालांकि बाद में उतार दिया गया। आरजेडी की तरफ से हिना साहब तैयार नहीं हुई और उनका कहना है कि वो अकेले ही मैदान में उतरेंगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। सिवान की स्थिति को भी समझ लें कि थोड़ा सा मुकाबला त्रिकोणीय है, और जहाँ पर हिना साहब जो है एनडीए के कैंडिडेट की मुश्किल बढ़ा रही है, क्योंकि जिस तरह से हिना साहब की जो तस्वीरें आई थी तमाम आपको दिखाते भी हैं, जो भगवाधारी लोगों के साथ वो खूब नज़र आई। जी, हिना साहब जो हैं वो भगवाधारी लोगों के साथ खूब नज़र आई, और इस बात की चर्चा हुई कि आखिर ये रंग बदल क्यों गया। दरअसल हिना साहब जिस तरह से लगातार धार्मिक संगठनों के कार्यक्रम में भी जाती रहीं, वहाँ पर उन्हें चुनरी उड़ाकर सम्मानित भी किया गया, उन्होंने देवियों की पूजा भी की। तो वैसी स्थिति में हिना साहब बिल्कुल अलग रंग में नज़र आई हैं, और जिस तरह से आरजेडी के तरफ से उन्हें टिकट के लिए उनका इंतज़ार किया जा रहा था कि वो आरजेडी के खेमे में आए और आरजेडी से चुनाव लड़े। हालांकि हिना साहब ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर आरजेडी में नहीं जाने वाली है, और उन्होंने 3 चुनाव लड़े हैं आरजेडी के साथ और देख लिया है कि क्या हाल है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर कहा जाए तमाम जो है आकलन फेल है। अगर कहा जाए चुनाव के पहले यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ हिना साहब हैं जो निर्दलीय हैं, और दूसरी तरफ अगर कहा जाए अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो मैदान में हैं आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर, जो कभी साहबुद्दीन के करीबी हुआ करते थे, साहबुद्दीन की टीम के सदस्य हुआ करते थे, वो हैं मैदान में। तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से जेडीयू की कैंडिडेट हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, और विजय लक्ष्मी के पति जो है रमेश सिंह कुशवाहा जीरादेई से विधायक रहे हैं। उनकी छवि शुरू से ही माले नेता के रूप में उभर के सामने आती रही है। इस कारण उन्हें चुनाव में सवर्ण वोटरों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। विजय लक्ष्मी के पास राजनीतिक अनुभव की कमी है। विजय लक्ष्मी का कई वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें दिखाने की कोशिश की गई वो बिल्कुल भी नहीं जानती हैं, लोकसभा तक के बारे में नहीं जानती हैं। कुछ ऐसा वीडियो एक वायरल हुआ था काफ़ी। और वही अगर कहा जाए हिना साहब जो लगातार लोगों के बीच गई और लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया, और कहीं ना कहीं सवर्णों को वो लुभाने में कामयाब रही, जो एनडीए के वोटर हैं। यानी एनडीए के वोटरों में सेंध लगा रही हैं हिना साहब, ये मानकर चला जा रहा है। और हिना साहब के मैदान में उतरने से मुश्किल एनडीए की ही ज़्यादा बढ़ती दिख रही है। वैसे में आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं
अवध बिहारी चौधरी वो ताल ठोक रहे हैं, उन्हें लालू यादव का भरोसा है, तेजस्वी यादव का भरोसा है और उस भरोसे वो मैदान में है, माई समीकरण का भरोसा है। और जो अगर कहें कि आरजेडी कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी के लिए प्रतिष्ठा बचाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए बनाम हिना साहब की अगर कहा जाए ये लड़ाई हो गई है और कहीं ना कहीं अवध बिहारी चौधरी के बारे में समझा जा रहा है कि कहीं वो 3 नंबर पर चले गए हैं, यानी मुकाबला जो है आमने सामने अगर कहें तो एनडीए बनाम हिना साहब यानी निर्दलीय कैंडिडेट हिना साहब जो मोहम्मद साबुद्दीन की पत्नी हैं और आरजेडी जो है अवध बिहारी चौधरी है, उनके लिए प्रतिष्ठा बचाना भी मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर बड़ा ही मुकाबला दिलचस्प है, आखिरी दौर में क्या होगा ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से एक्सपर्ट अगर उनकी राय जाने, एक्सपर्ट के अगर बारे में समझे कि अगर वो क्या कह रहे हैं, तो मोदी सिवान में आए थे, उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और मोदी का ये जो फैक्टर है वो बड़ा काम कर सकता है। आखिरी वक्त में जो है मतदाता जो एनडीए से छिटक सकते थे वो मोदी के नाम पर, केंद्र में मोदी को पीएम बनाने के नाम पर अगर पोलराइज्ड हो गए, एकजुट हो गए, तो ऐसी स्थिति में एनडीए की यहाँ पर एनडीए जो है और हिना साहब के बीच मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। हालांकि मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय है, वैसी स्थिति में अब आखिरी नतीजे पर नज़र रहेगी। आगे बढ़ते हैं, सिवान के बाद चर्चा कर लेते हैं वैशाली की, क्योंकि वैशाली की भी चर्चा बहुत ज़्यादा है। वैशाली में क्या होगा? वैशाली में राजपूत और भूमियार जाति के लोग बड़े राजनीतिक दलों से उम्मीदवार बने हैं। एक तरफ राजपूत बनाम भूमियार की लड़ाई है। राजपूत उम्मीदवार हैं बीना देवी जो एनडीए कैंडिडेट हैं, चिराग पासवान की पार्टी से हैं, लोजपा रामविलास से, और दूसरी तरफ भूमियार जाति से आने वाले मुन्ना शुक्ला हैं जो ताल ठोक रहे हैं। और इस बार कहीं ना कहीं अगर कहा जाए वैशाली की तस्वीर काफ़ी बदली नज़र आ रही है मुन्ना शुक्ला के मैदान में होने से। और जिस तरह से अगर कहा जाए कि भूमियारों को अगर टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, इस इलाके की अगर बात करें वैशाली के इर्द गिर्द के इलाकों में अगर कई सीटों पर अगर कहा जाए तो कोई भी कैंडिडेट भूमियार कैंडिडेट नहीं उतारे गए। वैसे में मुन्ना शुक्ला को यहाँ से उतारा जाना आरजेडी की तरफ से ये बड़ा इफेक्ट डाल रहा है इस सीट पर। मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है और मुकाबला आखिरी वक्त में ही तय होगा कि जीत किसके हाथ लगेगी। लेकिन आपको बता दें कि 10 सालों में एनडीए से 2 सांसदों ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, मगर जो लोग हैं, जो जनता है वो नाराज़ दिखी। जनता की नाराज़गी साफ तौर पर दिखी और हमारे संवाददाता ने भी कई इलाकों में जो बात की लोगों से, तो ऐसी स्थिति में जो सिटिंग कैंडिडेट हैं यानी सिटिंग सांसद हैं जो बीना देवी, उनके खिलाफ काफ़ी गुस्सा दिखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा की बीना देवी ने 5,68,215 वोट पाए थे और एक बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो जनता ने उम्मीद की थी, बड़े अंतर से उन्हें भेजा था संसद में, 5 लाख से ज़्यादा वोट दिए थे, 5,68,000 वोट उन्हें मिले थे। तो ऐसी स्थिति में जनता अब नाराज़ है और जनता का इस पर साफ तौर पर जो स्पष्ट तौर पर नाराज़गी दिख रही है जनता के बीच में कि जनता से वो दूरी बना कर रखती हैं, जनता के बीच सर्वसुलभ नहीं है, लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं। हालांकि आपको बताएं कि 2024 के चुनाव में राजपूत जाति से आने वाली जो बीना देवी जो लोजपा रामविलास से आती हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया चिराग पासवान ने। आखिरी वक्त में अगर कहा जाए वो तो चाचा के खेमे में थी, पशुपति पारस के, लेकिन उसके पहले वो आ गई थी और चिराग पासवान ने आखिरी वक्त पे उन्हें टिकट दिया। हालांकि यहाँ उनके खिलाफ गुस्सा है। और दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला हैं जो भूमियार समाज से आते हैं और भूमियार समाज से आने के अलावे बाहुबली के तौर पर भी उनकी पहचान रही है। मुन्ना शुक्ला लालगंज के रहने वाले हैं और आपको बताएं कि यहाँ पर जो मुकाबला है काफ़ी टफ है, कठिन है, क्योंकि लोग यहाँ पर नाराज़ काफ़ी नज़र आ रहे हैं। जो वर्तमान सांसद हैं वीणा देवी, जो वर्तमान में कैंडिडेट भी हैं एनडीए की, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा फैक्टर अगर कहा जाए अगर यहाँ काम करेगा, जी हाँ, अगर बड़ा फैक्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, और नरेंद्र मोदी ने पीएम ने यहाँ पर वोट भी मांगा आकर, तो ऐसी स्थिति में पीएम मोदी के नाम पर अगर वोटिंग हुई तो बीना देवी का बेड़ा पार हो सकता है। हालांकि क्या कुछ होगा ये आखिरी वक्त में तय होगा। और जिस तरह से मुन्ना शुक्ला अगर कहा जाए बीना देवी पर काफ़ी बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं, लोगों का गुस्सा जो स्वाभाविक तौर पर दिख रहा है एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ, उसका फ़ायदा
मुन्ना शुक्ला को मिलेगा, ये देखा जा रहा है। फैसला आखिरी वक्त में होगा। तो बात हो गई इन 3 सीटों की जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब जल्दी जल्दी में बात कर लेते हैं बाकी और 5 सीटों की जिसकी चर्चा करनी है। महाराजगंज, तो महाराजगंज का बात बता दें, महाराजगंज में सीधी सीधी टक्कर है। भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच सीधी टकराव है। और आकाश सिंह हैं जो कांग्रेस के, और आकाश सिंह जो कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अखिलेश प्रसाद सिंह के। तो इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला है और कड़ा मुकाबला है। सिग्रीवाल 2 बार से सांसद हैं और तीसरी बार हैट्रिक के फिराक में हैं, लेकिन उनसे अगर उनके सामने जिस तरह से आकाश सिंह हैं जो भूमियार बिरादरी से आते हैं और राजपूत बिरादरी से खुद सिग्रीवाल आते हैं, तो यहाँ भी जो है राजपूत भूमियार का जो समीकरण काफ़ी कुछ करता है, यहाँ पर इफेक्ट डालता है। तो इस बार राजपूत बनाम भूमियार की जो लड़ाई चल रही है उसमें सीधी सीधी टक्कर है। जहाँ हैट्रिक लगाने की तैयारी में सिग्रीवाल हैं, तो वहाँ महागठबंधन जो है 11 साल बाद यहाँ जीत के लिए प्रयास कर रहा है। तो वैसी स्थिति में आखिरी वक्त पे ही तय होगा कि कौन आगे बाजी मारता है। लेकिन अगर जातीय समीकरण देखें, जाति समीकरण के लिहाज से, क्योंकि सिग्रीवाल बनाम जो आकाश सिंह की लड़ाई है यानी राजपूत बनाम भूमियार की जो लड़ाई है, उसमें जो है एक दूसरे के वोट में सेंधमारी की आसार काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वैसी स्थिति में जिस तरह से कांग्रेस को ये सीट दी गई है और कांग्रेस के जो अध्यक्ष के बेटे मैदान में हैं, तो मुकाबला काफ़ी टफ है। तो आखिरी वक्त में ये तय होगा, 4 तारीख को तय होगा कि सिग्रीवाल फिर से टिकड़ी लगाएंगे या फिर कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे आकाश सिंह बाजी मार ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, गोपालगंज की बात कर लेते हैं। गोपालगंज में क्या कुछ हो रहा है। गोपालगंज अगर इन 8 सीटों की बात करें तो 8 सीटों में सब सुरक्षित सीट है गोपालगंज। और गोपालगंज में 22 लाख की आबादी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से जदयू के आलोक कुमार सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया था जदयू ने, उन्होंने जीत हासिल की थी। 5,68,150 वोट उन्हें मिले थे और जनता को उम्मीद थी कि वो विकास करेंगे। तो खैर आलोक कुमार सुमन जो है पर उन पर भी जो है जनता जो अगर कहे कि इस इलाके का विकास चाहती थी, जो उम्मीदें थी वो उस उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके। तो यहाँ भी एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नज़र आता है। लेकिन अगर कहा जाए कि लोगों की जो मांग थी कि दिल्ली से आने जाने के लिए सीधी ट्रेनें मिल जाए और मेडिकल कॉलेज बने और उसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की यहाँ पर गुंजाइश लोग चाहते थे, लेकिन ये सब जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आलोक कुमार सुमन को सफलता नहीं मिली। अगर यूँ कहें कि सांसद रहते हुए उन्होंने ये सब काम नहीं करवाए, तो कहीं ना कहीं इलाके के लोगों में इस बात का गुस्सा है। और उनके सामने जो हैं जिस तरह से जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, जो वीआईपी के कोटे में ये सीट है, तो वैसी स्थिति में मुकाबला बड़ा ही यहाँ पर दिलचस्प हो गया है। अब आगे देखना होगा, क्योंकि आलोक कुमार सुमन को अगर उम्मीद करें तो यहाँ पर मोदी के नाम का फैक्टर भी है और राम मंदिर और हिंदुत्व जो है गोपालगंज में वो भी मुद्दा हो सकता है। क्योंकि अगर कहा जाए ये सटी हुई सीट है यूपी से, और यूपी का असर यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है। तो अगर ये मुद्दा हावी रहा तो आलोक कुमार सुमन जो नीतीश कुमार के कैंडिडेट हैं वो बाजी मार ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बाकी जल्दी में चर्चा कर लेते हैं तमाम सीटों की। मोतिहारी की बात कर लें कि मोतिहारी जो सीट है जहां पर तेजस्वी यादव ने कुशवाहा कार्ड खेला, उसमें एक पूर्वी चंपारण भी है। जो लालू यादव ने जो इस बार इस चुनाव में एक बड़ा प्रयोग किया और जो कुशवाहा कार्ड खेला, वो खास तौर पर आरजेडी के खूब काम आ रहा है। और ये जो सीट है, जो पूर्वी चंपारण की सीट, वो भी इस कार्ड के ही तहत अगर कहें, यहाँ पर जो है लालू यादव ने कुशवाहा उम्मीदवार को यहाँ पर से उतारा। और कुशवाहा के साथ साथ मल्लाह भी है, यानी मुकेश सहनी जो है वो साथ में है। तो वैसी स्थिति में ये जो है सीट, ये बड़ा फैक्टर होगी। हालांकि मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में राधा मोहन सिंह जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, राधा मोहन सिंह और बड़े नेता के तौर पर हैं। हालांकि आखिरी वक्त में उनकी टिकट कटने की बात भी होने लगी थी, चर्चा होने लगी थी, लेकिन राधा मोहन सिंह का टिकट नहीं कटा। और राधा मोहन सिंह, आपको बताएं कि राधा मोहन सिंह के बारे में जो कहा जाता है कि इस इलाके का उन्होंने खासा विकास किया। सांसद रहते, लंबे समय से सांसद हैं और
उन्होंने काफ़ी विकास करवाया है। मोतिहारी रेलवे स्टेशन, बापू धाम, चरखा पार्क, महात्मा गांधी सत्याग्रह स्मारक यहाँ पर दिखता है। उसके अलावा यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, मदर डेयरी है। तो इतने सारे काम उन्होंने कराए, लेकिन हालांकि चीनी जो बंद चीनी पड़ी जो चीनी मिल है वो नहीं खुलवा सके। मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं बना है, और उसके अलावा यहाँ पर उद्योग धंधों का उतना विकास नहीं हुआ है। तो काम तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी काम हैं जिससे जनता को उम्मीद है। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े दिग्गज नेता हैं और उनके सामने अगर कहा जाए कि कुशवाहा कार्ड खेला गया है और वीआईपी के उम्मीदवार जो हैं उतारे गए हैं। डॉक्टर राजेश कुमार जो आरजेडी के ही नेता के तौर पर है, आरजेडी के ही विधायक रहे हैं, तो वैसी स्थिति में कुशवाहा नेता को उनके मुकाबले में उतारा गया। तो क्या कुछ होगा दिलचस्प है। हालांकि अगर कहा जाए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ प्रचार किया, वोट मांगे, राधा मोहन सिंह के लिए वो आए। तो ऐसी स्थिति में आखिरी वक्त में बाजी एनडीए के हाथ लग सकती है, ये कहा जा रहा है। मुकाबला भले ही आमने सामने का हो, लेकिन एनडीए उम्मीदवार भारी पड़ते दिख रहे हैं वीआईपी उम्मीदवार पर। आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं। वैशाली सीट की बात हमने कर ली, सिवान की बात हो गई, उसके अलावा बेतिया पश्चिम चंपारण की चर्चा कर ले, जहां पर से संजय जायसवाल जो है बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में एक बार फिर है, और 15 वर्षों से लगातार बीजेपी के संजय जायसवाल जीत रहे हैं। 2019 के चुनाव में तो जीत का मार्जिन 2 लाख के पार चला गया था। वैसी स्थिति में महात्मा गांधी की कर्मभूमि में भाजपा फिर से एक बार परचम फहराएगी, ये माना जा रहा है, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ रहा है और भाजपा का गढ़ है। लेकिन इस बार बिहार में मोदी लहर की चर्चा तो है, लेकिन इस सीट पर लोग यहाँ पर परिवर्तन की लहर भी सवार है। तो ये सीट जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर संजय जायसवाल आसानी से जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा मुकाबला उनके लिए टफ नज़र आ रहा है। एक आपको बताएं, अब इसके पीछे जो कारण है, कुछ कारण को जान लें कि संजय जायसवाल को रिपीट फिर से किया गया है। उन्हें 3 बार के सांसद हैं और फिर चौथी बार उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो वैसे में कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा है लोगों के अंदर। एंटी इनकम्बेंसी की बात है, इलाके के विकास को लेकर जो है कि यहाँ पर लोग जो चाहते थे जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो सका, ये सब सारी बातें हैं। हालांकि पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, लोग चाहते थे कि कोई नया चेहरा देखने को मिले। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बीजेपी के कोर वोट बैंक में है उसमें भी कुछ नाराज़गी रही कि संजय जायसवाल को एक बार फिर से यहाँ उम्मीदवार बनाया गया। तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ अगर कहा जाए विरोध का एक स्वर उठा था पार्टी के अंदर, तो उसका एक खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ मदन मोहन तिवारी जो हैं उनका वो जो है एक साफ़ सुथरी छवि के नेता हैं बताए जा रहे हैं जो उनके मुकाबले में हैं। मदन मोहन तिवारी जो हैं वो उनका नाम फाइनल किया गया और कांग्रेस को इसका लाभ भी मिलता दिख रहा है। मदन मोहन तिवारी के बारे में अगर बात करें तो वो मुखिया से लेकर विधायकी तक का चुनाव जीत चुके हैं। वैसे में पश्चिम चंपारण में मुकाबला दिलचस्प है, हालांकि यहाँ भी एनडीए लीड लेती नज़र आ रही है। बढ़ते हैं आगे। तमाम सीटों की चर्चा की हमने और वाल्मीकि नगर सीट की भी चर्चा कर ले, क्योंकि 8 सीटों पर मुकाबला है और 8 सीटों में यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने दीपक यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो दीपक यादव जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और यहाँ चीनी मिल के मालिक हैं, तो दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया है। और दूसरी तरफ जो सुनील कुमार जो पुराने ही सिपाही हैं एनडीए के, जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। तो वैसी स्थिति में एनडीए का समीकरण यहाँ बिगड़ा नज़र आ रहा है। दीपक यादव जो है कड़ी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि 2 मैदान में उतरने से एनडीए के गढ़ कहे जाने वाले जो वाल्मीकि नगर में मुकाबला जो है वो कांटे का हो गया है। अलग अलग इलाकों में घूमने और लोगों की राय जानने के बाद अगर कहें तो अब यहाँ जीत की चाबी ब्राह्मणों के पास है। जो वे जिनका साथ देंगे जीत उनकी होगी। इसमें एनडीए उम्मीदवार बाजी मारते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि एनडीए उम्मीदवार लीड लेते दिख रहे हैं महागठबंधन उम्मीदवार पर। तो अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि जो चुनाव में जब जो इन 8 सीटों पर मुकाबला है, जिसमें 3 सीट काफ़ी चर्चा में है, शिवहर, वैशाली और सिवान की सीट, यहाँ पर तमाम नज़रें टिकी होंगी और बाकी की जो 5 सीटें हैं उस पर भी नज़रें बनी होंगी। तो
जो छठे चरण की 8 सीटें हैं वहाँ पर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। तो अब इंतज़ार करेंगे, कल वोट होगा और वोट के बाद भी हम आपको समीकरण बताने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ समीकरण बदला है, क्या बिगड़ा है। लेकिन फाइनल रिजल्ट 4 तारीख को जब आएगा उस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।